बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तारक मुगल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक अहम मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ी सी आपकी तवज्जो दरकार है। इमरान खान ये जंग जीत चुका है, ये तो सबको पता है। हम कैसे कह सकते हैं ये जंग जीत चुका है, इसके कुछ इंडिकेटर मैं आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान की ये जंग थी किससे और क्यों थी, ये बात भी आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान ने ये जंग जीती कैसे, ये एक अहम और इम्पोर्टेंट बात है कि उसने ये कैसे जीती। क्योंकि पाकिस्तान में कमो बेश 100+ सियासी पार्टियां बनाई ही इसलिए गई थीं कि ये जंग जीतनी है। मतलब ये जो आर्मी का ये जर्नलों का जो तसल्लुत है ना पाकिस्तान की, ये सियासियों के ऊपर भी और सब के ऊपर, ये ख़त्म करने के लिए 100+ सियासी पार्टियां बनाई गई हैं जो नाकाम हुई हैं और चलती बनी। लेकिन खान कैसे जीत गया? खान से बड़े बड़े लोग थे, खान से बड़े बड़े ताकतवर लोग थे जिन्होंने पार्टियां बनाई शुरू की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खान को कैसे मिल गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बड़ा नुक्ता है, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। और अगर मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि ये जंग इमरान खान की जो है ये थी किससे और क्यों थी। ये जंग बेसिकली इमरान खान की नहीं है, ये पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की जंग है। और थी किससे? थी ये डीप स्टेट से। याद होगा आपको वो एक बंदा, वो एक सेक्रेटरी का वो असिस्टेंट था, डोनाल्ड लू, जिसने एक ख़त भेजा, एक साइफर भेजा कि इमरान खान की हुकूमत को हटाओ वरना तुम्हारे लिए पंगा है। तो हम आगे से फिर लमलेट हो गए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। एक सेक्रेटरी का एक असिस्टेंट हमें धमकी देता है और हम लमलेट हो जाते हैं। तो इससे ये बात वाजिया होती है, साबित होती है कि इमरान खान की ये जंग इन जर्नैलों से तो नहीं थी, ना ही पीडीएम की हुकूमत से थी। इमरान खान की जंग सीधी सीधी डीप स्टेट से थी, जिनका वो नुमाइंदा था जो साइफर भेज रहा था। ये डीप स्टेट क्या है? ये डीप स्टेट वही है जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था ना, और इंडिया को भी आज़ादी मिल रही थी, पाकिस्तान एक मुल्क बन रहा था, आंदोलन चल रहे थे, एहतजाज हो रहे थे, तहरीकें चल रही थी ज़ोरों शोर से। स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो बड़े, उन्होंने खप डाली हुई थी। तो उस वक्त हमारे ऊपर जो तसल्लुत था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश का था, यूके का। तो अमेरिकन उस वक्त जो है ना वो बड़ी इंटरफेरेंस करते थे और दबा के करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको एक खित्ता चाहिए था इधर जो है ना रशिया के चड्डों में। वो जो ਚੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੜਨਾ ਹੋਏ तो फिर ਉੱਥੋਂ ही फड़ीदा। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तो उसके लिए फिर उन्होंने भी कंपेन की, डीप स्टेट ने भी कंपेन की, उन्होंने भी अंदर खाते एक सिस्टम बनाया, एक एक ऐसा सिस्टम बनाया। और फिर उन्होंने वो प्रपोजल ला कर रखा इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि ये हमने एक सिस्टम बना लिया, हमें इनके ऊपर बैठ के हुकूमत करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने अपने मुल्कों में बैक चले जाएं और इस सिस्टम के तहत हम इनके ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। वो इनके भी शायद पसंद आया ब्रिटिश के, तो वो मामला तय हो गया। पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना लिया गया क्योंकि उनको पाकिस्तान ही चाहिए था रशिया को धकेलने के लिए या उससे लड़ने के, क्योंकि सुपर पावर उस वक्त रशिया था। तो इंडिया को भी आज़ादी मिल गई और पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। ये क्यों बना था? ये हमारे एफर्ट से नहीं बना था या हमारे वो ताकत से नहीं बना था। ये जो डीप स्टेट थी ना उसकी ज़रूरत के लिए बना था पाकिस्तान। तो उन्होंने फिर एक तरीका बनाया जैसे वो करते हैं कि सियासियों को भी अंगेज कर लिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर उनके जितने भी साथी थे और महात्मा गांधी वगैरह सबको अंगेज कर लिया कि हम आपको आज़ादी दे रहे हैं। और इधर जो हमारी पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली फ़ौज थी उसको भी अंगेज कर लिया। उनके अंदर जो ऑफिसर्स थे जितने भी बड़े बड़े, जिनको उन्होंने लालच दिए कि तुम जर्नैल बनोगे, तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनोगे और सारी ताकत तुम्हारे पास होगी, और तुम कहोगे सफ़ेद है तो सफ़ेद होगा, तुम कहोगे जो काला है तो वो काला होगा, तुम्हारी रखी कोई नहीं उठाएगा। मतलब इनको अलग से अपनी तरफ से जो है ना वो रंग इनके ऊपर एक ऐसा चढ़ा दिया इन जर्नैलों के ऊपर। तो इनके साथ इन्होंने मामला जो है ना वो चला लिए, इनकी तय हो गई।
कायद आज़म जब इनकी तय जब ये चीज़ें जो बंदा आके कायद आज़म को कहता था ना, जिसने कहा था कि कायद आज़म सर हमारे फ़ौज में तो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े अफसर हैं वो तो गोरे हैं, या जनरल वगैरह तो वो तो ब्रिटिश हैं। तो कायद आज़म ने कहा था कि फ़ौज नौकर होती है, मालिक नहीं होती। ये क्यों ये बात करने की ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि उस बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि अंदर खाते फौज में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किया जा रहा है या जो सेटअप बनाया जा रहा है, उस बंदे को खतरा था, डर था इस चीज़ का। तब उसने ये बात कायद आज़म से की थी। कायद आज़म ने आगे से जवाब दिया और उसके जवाब को सुनते हुए फिर उनके साथ वो एम्बुलेंस वाला मामला कर दिया गया। वो अब सबके सामने है, मैं अब उस पर बात क्या करूं। तो ये थी असल में जंग और ये था सिनेरियो। ये इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है ना, ये शुरू से ही इनके डीप स्टेट के शिकंजे में है, इनके बस की बात नहीं है। इसीलिए तो एक सैफर आता है, ये लमलेट हो जाते हैं। जंग वहाँ थी इमरान खान की, इन जर्नैलों के। इनको तो वो कहता रहा है ये मीर जाफ़र है, मीर सादक, उसको पता है ये मीर जाफ़र और मीर सादक से ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये खाली खोखे हैं, पीछे मामला कहीं और ही है। तो वो जंग उसने इनके साथ शुरू कर दी। अब बात करने वाली ये है कि 100 से ज़्यादा सियासी पार्टियां बनाई गई पाकिस्तान में और वो लोग ये जंग नहीं जीत सके। खान ने ये जंग कैसे जीत ली, क्यों जीत ली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, इस नुक्ते पे अगर कोई बंदा भी काम करे ना, कामयाब है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि नाकाम हो। वो नुक्ता है क्या? वो एक नहीं, दो नुक्ते हैं। एक तो कुरान पाक में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप कोई सुनते हैं ना इस तरह की बात जो अल्लाह के ख़िलाफ़ है, तो वहाँ से उठ जाएं, वरना आप वैसे ही हो जाएंगे। और दूसरी आयत ये है कि अल्लाह कहता है कि अगर आप देखते हैं कोई अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बात या कोई एक्टिविटी, तो वहाँ से आप उठ जाएं, वरना आप उसी जैसे हो जाएंगे। तो पता ये चला कि इंसान अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि जैसा सुनेगा वैसा हो जाएगा, जैसा देखेगा वैसा हो जाएगा। कान और आंखें इंसान को जो अल्लाह ने दी हैं, इनसे जो अंदर जाएगा इंसान पर उसका असर होगा, इंसान पर उसका रंग चढ़ेगा। ये कुरान बता रहा है। इसी फार्मूले को खान ने कैश किया है, इसी फार्मूले के ऊपर खान ने काम किया है। हमने देखा कि खान कंटेनर पर खड़ा है, उस बंदे के हाथ में मैक है, वो बोल रहा है। हमने देखा खान जलसे में है, उस बंदे के हाथ में मैक है, वो बोल रहा है, बोले ही जा रहा है। हमने वो इवन के वो बंदा ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट में आके खड़ा हुआ, 15 मिनट का टाइम था, वो बोलना शुरू हुआ, वो 40-45 मिनट बोलता चला गया। बोलने का उसको शौक था। फिर हमने देखा कि वो बंदा किसी तकरीब में होता है तो हाथ में मैक होता है, वो बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो पब्लिक में होता है, हाथ में मैक होता है, वो बोल रहा होता है। हम देखते हैं उस बंदे को गोलियां लग गई हैं, वो व्हील चेयर पर पड़ा है, सामने कैमरे रखे हैं मीडिया के सामने, वो बोल रहा है। हमने देखा कि बाहर घुमसान की जंग लगी ज़मान पार्क में, पुलिस और उसके कारकुनान गुत्थम गुत्था हुए हैं, शेलिंग चल रही है, बाहर एक बला का माहौल बना हुआ है। लेकिन वो बंदा शैल इकट्ठे करके टेबल पर रख के सामने मीडिया रख के वो बोल रहा है। वो बोलता ही रहा, बोलता ही रहा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि बोलोगे तो सामने वाले पर असर होगा। तो हम पर असर हुआ। आज हम भी खान ही हैं। हमने उसको इतना सुना है, इतना सुना है कि हम भी खान ही बन गए। दूसरी बात, उसने ये पिक की कुरान पाक से कि देखो कुछ ऐसा होता, मतलब तब भी तुम पर रंग चढ़ेगा। तो उसने क्या किया, कभी एक ज़माना था लोग कहते थे कि खान के पास टांगे की सवारियां नहीं है, फेसबुक का ये वज़ीर आज़म है, मतलब सोशल मीडिया का। उसने एक ऐसा सोशल मीडिया फिट किया है ना इनकी जड़ों में कि अब ये बेचारे उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे। इनके किसी काबू नहीं आ रहा इमरान खान का सोशल मीडिया। ना ही इनके काबू आ रहा है, ना ही इस गवर्नमेंट के काबू आ रहा है, ना ही इनके बड़ों के काबू आ रहा है, और ना ही पीटीआई की जो क़यादत जिनको ये चला देते हैं, चढ़ा देते हैं, फवाद चौधरी वर्गों को जो है ना सोशल मीडिया पे, उनके भी काबू नहीं आ रहा। वो खान के साथ खड़ा है।
یہ دو چیزیں خان نے کی ہیں اور خان کامیاب ہے. یہ فارمولہ تھا خان کا یہ جنگ جیتنے کا، اور اس نے جیت کے دکھا دیا دنیا کو. اسی فارمولے کے، یہ کوئی بندہ بھی یہ فارمولہ کر لے جیت جائے گا. اور آج ہم یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، یہ میرا تیسرا ٹاپک ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں کہ خان جیت چکا ہے. یہ ایسے کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے فوجی عدالتوں نے کچھ لوگوں کو سزائیں دی 9 مئی کے کیس میں. اس سے اگلے دن ان کو معاف کر دیا. کیا جی آرمی چیف کو رحم آ گیا؟ بھائی آرمی چیف کو اس دن رحم نہیں آیا تھا جس دن آرمی چیف یہ ہمارے چادر اور چار دیواری پامال کی گئی، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے، لوگوں کے گھر توڑ دیے، لوگوں کے بچوں کو ڈرایا دھمکایا، تب رحم نہیں آیا تھا. لوگوں کے عورتوں کے پاؤں پہ بوٹ رکھ کے کھڑے ہو کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے منہ سے منہ لگا کے بات کرتے ہیں، تب رحم نہیں آتا ان لوگوں کو. آج ان کو رحم اچانک سے آ گیا. خان کو گولیاں مار دیں، ان کو رحم نہیں آیا. بشرا بی بی کو جیل میں بے جرم رکھا، ان کو رحم نہیں آیا. لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، لوگوں کے بلڈنگیں گرا دیں، لوگوں کے گھر گرا دیے، پلازے تک توڑ دیے، لوگوں کی کیا کیا بروٹیلٹی کی گئی ہے پاکستان میں. ان کو رحم نہیں آرمی چیف صاحب کو آیا. اب اس کو رحم آ گیا بڑا جلدی جلدی. وہ علامہ اقبال کی بہو کے گھر جا گھسے ہیں یہ لوگ. کیا کیا نہیں ان لوگوں نے کیا. اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ان لوگوں نے کی ہے، ڈی چوک پہ جو قتل عام ان لوگوں نے کیا ہے، اس پہ رحم نہیں آیا ان لوگوں کو. آج 9 مئی کے لوگوں نے جو ہے ملزمان نے درخواست دی ہے رحم کی، تو ان کو رحم آ گیا. مطلب ان کو درخواست دینی پڑے گی رحم کے لیے کہ ہمارے لیے رحم جگاؤ اندر سے. وہ بھائی ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ رحم نہیں ہے، یہ خان کا دیا ہوا وہ ڈنڈا ہے جو اندر سے سارا کچھ نکال رہا ہے. خان جیت چکا ہے ان سے. اب ان بیچاروں کے پلے ککھ نہیں ہے. اس کے ایک تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ اب 40 کی اور بھی ضمانتیں ہو گئی ہیں. اب یہ لوگوں کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں. چھوڑنا نہیں، لوگ ان سے اب چھوٹنا شروع ہو گئے ہیں. پانی ان کے سار سے گزر چکا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں ہماری گورنمنٹ، ہماری پی ڈی ایم کی، یہ شہباز شریف وغیرہ، یہ بھی مذاکرات بھی کرنا نہیں چاہتے اور بھاگ بھی نہیں سکتے. یہ انڈیکیٹر ہیں. اور جن سے جنگ تھی امریکن سے، وہ آج اپنی تقریبوں میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اونلی ون مین ان دا ورلڈ، عمران خان سمبل از جسٹس، سمبل آف جسٹس عمران خان، اونلی ون مین. انہوں گلاں یہ نے وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان ایک اچھا انسان ہے، عمران خان ایک انصاف پسند آدمی ہے، اور وہ بات کرتا ہے جو صحیح ہوتی ہے. وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں عمران خان کی. اور اس کے بعد یورپی یونین سے بھی آوازیں آ گئی ہیں، اٹھ گئی ہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بندے دے پتر بن جاؤ. یو کے نے کہہ دیا بندے کے پتر بن جاؤ. یہ ان کے ہاتھ سے معاملات اب نکل چکے ہیں. خان اب جنگ جیت چکا ہے. ہاں، آنا اس نے اپنے حساب سے ہی ہے، اپنے وہ دڑلے سے ہی جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے دڑلے سے ہی اس نے آنا بھی ہے. اس نے اپنے کیس سارے جیت کے، اور اس نے اپنی پگ کا شملہ جو ہے نا اونچا رکھ کے آنا ہے. وہ ڈیل ڈول نہیں کرے. یہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں نا، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں خان سے، بیک بوک ڈور کوئی نہیں رابطے ہو رہا ہے خان سے. یہ کنفرم بات ہے. خان سے جو مذاکرات خان کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، یہ سامنے سامنے یہی ہیں، بیک ڈور پہ کچھ نہیں ہے. ہاں، وہ پیغام پہنچاتے ہیں فوجی، کبھی وہ بریسٹر گور کو بھیج دیتے ہیں، کبھی علی امین گڈا پور کو بھیج دیتے ہیں، یا کبھی کوئی ان کا اپنا بندہ بھی آ جاتا ہے. خان سے ایک دو تین ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، لیکن مذاکرات کو نہیں چل رہے. وہ آفر کرتے ہیں آ کے خان کو کہ یہ کر لو، یہ لے لو، یہ لے لو. وہ کہتا ہے نہیں تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں. بیک ڈور پہ کوئی رابطے نہیں ہو رہا. اور امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، کیونکہ کافی لمبا ہو گیا ولاگ، اور پہلا ہی ولاگ تھا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.